दक्षिणी दिल्ली का एक विधानसभा क्षेत्र है बिजवासन। जी हाँ, वही बिजवासन जहां से इस बार आम आदमी पार्टी में मंत्री रहे कैलाश गहलोत पार्टी छोड़ करके बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो कैलाश गहलोत ने पाला बदला है, उसी वजह से ये सीट काफी महत्वपूर्ण हो गई है। महत्वपूर्ण सिर्फ इसलिए नहीं है कि कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से बीजेपी की तरफ शिफ्ट किया, बल्कि उन्होंने अपनी सीट भी नजफगढ़ से बिजवासन में शिफ्ट कर ली। केवल शिफ्ट बीजेपी में नहीं हुआ है, बल्कि आम आदमी पार्टी के भी जो विधायक थे जून साहब, उनको भी आम आदमी पार्टी ने टिकट नहीं दिया और वहां पर अपना कैंडिडेट बदल दिया है। इस बीच में तीसरे आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक की एंट्री हो गई और उनका नाम है कर्नल देवेंद्र सहरावत, जो कभी आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता हुआ करते थे। उन्होंने भी चुनावों से ठीक पहले पाला बदला और कांग्रेस में शामिल हो गए और वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो पाला बदलने की राजनीति का एक टेस्ट केस अगर हम देखें तो वो बिजवासन नजर आता है। बिजवासन यूं तो मुख्य तौर पर एक ग्रामीण सीट है, जहां पर गांवों का बहुत सारा वोट आता है, जाट डोमिनेटेड सीट कही जाती है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि ये जो कैलाश गहलोत फैक्टर है या बाकी जो अरविंद केजरीवाल ने अपने कैंडिडेट को बदला है, ये किस तरीके से जाट वोटों पर, ग्रामीण वोटों पर असर डालेगा। इसमें एक रोचक पहलू और मैं जोड़ देता हूं कि ये सीट कभी कापस हेड़ा सीट होती थी और उसको 2008 के बाद जब महिपालपुर, माफ कीजिएगा, 2008 से पहले ये महिपालपुर सीट होती थी और उसके बाद जब डिलिमिटेशन हुआ तो ये बिजवासन सीट हो गई और बिजवासन सीट हुई तो कई सारे इलाके अदला बदली हो गए। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले हम अपने पूरे पैनल का आपसे से रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ हैं संजय कुमार झा, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर सहारा समय तक कई सारे अखबारों में उन्होंने योगदान दिया। पटना से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और फिर दिल्ली के स्टार पत्रकारों में से एक हो गए। हमारे साथ हैं सुमन कुमार चौधरी। सुमन जो हैं वो सहारा समय में बहुत सालों तक रहे, फिर उसके बाद टीवी 9 तक उन्होंने काम किया है, टीवी 9 भारतवर्ष में। दूसरी तरफ हमारे साथ संजय काव साहब हैं। संजय काव साहब इस समय एशियन एज और डेक्कन क्रॉनिकल से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन्होंने भी टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े अखबार में दशकों तक अपना योगदान दिया है। वहीं पर डॉक्टर रामेश्वर दयाल हिंदी पत्रकारिता के एक जाने माने नाम हैं। उन्होंने भी नवभारत टाइम्स और सांझ टाइम्स जैसे अखबारों को एक मुकाम तक पहुंचाने में बहुत महती भूमिका निभाई है। आज हम बात की शुरुआत करेंगे संजय काव साहब से। संजय जी, ये बताइए कि ये जो महिपालपुर सीट बन गई बिजवासन और अब बिजवासन में चुनाव हो रहा है, ये किस तरीके से देखते हैं? क्या समीकरण आपको नजर आते हैं इस सीट पर? देखिए, पहले ये एक ऐसी सीट है जहाँ पे हर समय जाट ही जीता है, जाट कैंडिडेट ही जीता है। और इस बार बड़ा चौंकाने वाली चीज़ ये है कि कांग्रेस का भी जाट कैंडिडेट, बीजेपी का भी जाट कैंडिडेट, वो भी टर्न को मतलब कैलाश गहलोत जी जो मंत्री भी रहे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने बड़े इंटेलिजेंटली जो है वहाँ पे एक जो है पंडित कैंडिडेट को उतारा है, जिनका कि वोट का परसेंटेज बहुत कम है। जाटों का लगभग 23%, मुस्लिम्स का मात्र 5% के आसपास, ओबीसीज का बहुत वोट है, 16% यादव्स भी हैं यहाँ पे। सो ये देखने की बात है कि अगर कांग्रेस और बीजेपी जाट वोटों में बंटवारा होता है और कुछ जाट एक संख्या में और बाकी जो अन्य लोग हैं, अन्य कम्युनिटीज़ के लोग हैं, अगर वो हल्का सा और केजरीवाल जी की पार्टी के साथ जाते हैं तो ये केजरीवाल जी के लिए बहुत बड़ी जीत हो जाएगी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। दूसरी चीज़, कैलाश गहलोत जी एक ऑर्डिनरी कैंडिडेट नहीं है। ये वही कैंडिडेट हैं जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था, जिन्होंने लिकर पॉलिसी बनाई थी। 3 मंत्री थे
नंबर 1 सिसोदिया जी, डेप्यूटी नंबर 2 जो लेफ्टिनेंट है केजरीवाल जी के, नंबर 2 सत्येंद्र जैन जी और नंबर 3 कैलाश गहलोत जी। और 2 मंत्री जेल चले गए और कैलाश गहलोत जी, इसके बारे में बताना था, वो चले गए बीजेपी में। दूसरी चीज, जब केजरीवाल को रिपीटेडली समन्स आ रहे थे ईडी से लिकर घोटाले में, वो रिपीटेडली उनको मना कर रहे थे, कैलाश गहलोत जी चुपचाप जाके ईडी के सामने पेश हुए। उसकी वजह ये हो सकती है क्योंकि उनकी जो वो एक वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उनकी लीगल नॉलेज ज़्यादा है। और ईडी के बारे में आपको ज़रा खास जानकारी दे दूं, अगर कोई ईडी के जो केसेस होते हैं बड़े ट्रिकी केसेस होते हैं, क्योंकि इसमें एक रिक्शा वाला बेचारा ईडी के केस में नहीं फंसता है, इसमें बड़े रिच एंड इन्फ्लुएंशियल लोग फंसते हैं जिनके जुगाड़ होते हैं, जो कि मनी का हेर फेर करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ईडी का होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसके पास उसके सामने जो आप स्टेटमेंट देते हो वो पुख्ता सबूत होता है कोर्ट के सामने। अगर सीबीआई या पुलिस के किसी स्टेट पुलिस ऑफिसर के सामने आप स्टेटमेंट देते हैं, उसकी कोई वैलिडिटी कोर्ट में नहीं। वाले केस पर फिर से आएंगे क्योंकि कैलाश गहलोत पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ा हम इस बीच में संजय कुमार झा जी को जोड़ते हैं। संजय जी, ये जो सीट है कैलाश गहलोत के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इम्पोर्टेंट अरविंद केजरीवाल के लिए भी होगी, क्योंकि कैलाश गहलोत जिसको उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी, वो एक तरीके से उनका साथ छोड़ करके चुनाव से पहले गए। तो क्या ये एक प्रतिष्ठा की सीट होगी अरविंद केजरीवाल के लिए, और अरविंद केजरीवाल किसी भी कीमत पर यहां से कैलाश गहलोत को जीतने नहीं देना चाहेंगे? ये बेहद प्रतिष्ठा की सीट अवश्य होगी। कैलाश गहलोत एक नामी चेहरा आम आदमी पार्टी के मंत्री के रूप में बन चुके हैं और अभी वो भाजपा के कैंडिडेट वहां हैं, और आम आदमी की पकड़ भी उस सीट पर अच्छी रही है। लगातार आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स ने बिजवासन सीट जीती है। ये महरौली से एकदम सटा हुआ ग्रामीण कंस्टिट्यूंसी है, जाट बाहुल्य है, यादवों की तादाद है, ओबीसी वोटर्स काफ़ी हैं, पूर्वांचली बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं जो बाहर से आके इस क्षेत्र में रह रहे हैं। तो ये एक अनूठा कॉम्बिनेशन है जहां लोकल गांव, जाट यादवों का गांव, बाहर से आए पूर्वांचली और ओबीसी मतदाता, और वहां पे भाजपा ने एक बड़ा दांव खेला है। एकदम से आम आदमी पार्टी से आए हुए चेहरे को उन्होंने बिजवासन सीट दिया है। एक चीज इंटरेस्टिंग ये है कि पिछली बार जब आम आदमी पार्टी ने इस सीट को जीती है तो जीत का अंतर महज 700 था। यानी पिछली बार भी भाजपा हारी थी, लेकिन एक गहन टक्कर थी। और भाजपा का ये सीट बहुत बुरा इसलिए नहीं कहिए कि अगर भाजपा ने इसे 700 वोट के अंतर से ही हारा है तो कहीं न कहीं बिजवासन पे भाजपा को वजूद है। वहां पे एक छोटी सी तकलीफ है ये कि सतपाल राणा, जो बीजेपी सत्यप्रकाश राणा, जिन्होंने 3 बार इस सीट को भाजपा से जीता है, वो अभी तुरंत बड़े गंभीर बागी हैं। वो प्रदेश के कार्यालय तक पहुंचकर टिकट न मिलने पर अनशन कर रहे हैं, उसका विरोध जता रहे हैं। शायद ये विरोध वहां हो। अगर भाजपा अपने 3 बार के पूर्व विधायक को रोकती है, कंटेन कर लेती है, उसे शांत कर लेती है, तो शायद एक स्कोप जो है वो बीजेपी कैंडिडेट जो है उनके कैलाश गहलोत के लिए बनेगा। डॉक्टर साहब, ये जो ग्रामीण सीट होती है, क्योंकि दिल्ली का जो नेचर है वो अर्बन ज्यादा है, और अब ग्रामीण सीटों में भी जो अर्बन फ्लेवर है वो घुसने लग गया है। अब तो हम किसी को कह भी नहीं सकते क्या कि ये पूरी तरीके से दिल्ली में कोई सीट ऐसी है कि सिर्फ गांव की है। गांव है, लेकिन गांव के साथ जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा शहरी है, और गांव में भी शहरी प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये जो ग्रामीण सीटें हैं वो किस तरीके से, क्या उनका वोटिंग पैटर्न सेम होता है दिल्ली में, या फिर उनका जो मिजाज होता है वो अलग होता है? थोड़ा मिजाज बताइए। देखिए, मैं तो कहानी सुनाने के लिए बैठा हूँ, मुझे तो कहानी सुनाने के लिए कहानी तो है, कहानी के साथ ही। हाँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसका नाम, इस सीट का नाम बिजवासन कैसे पड़ा। जी बिल्कुल, क्योंकि ये पहले महिपालपुर थी। हाँ। सत्यप्रकाश राणा जी थे, उसके बाद महेंद्र सिंह भट्टेवाला थे, वो भी बड़े, उनकी भी कहानी एक अलग है, कभी फिर बात करेंगे। और उसके बाद विजय लोचब कांग्रेस से जीते। हाँ। उसके बाद ये 2008 के अंदर बिजवासन सीट बन गई। तो मैं बहुत दिमाग लगा रहा था जब कुणाल जी ने बोला कि भाई बिजवासन सीट के बारे में बात करेंगे, तो मैंने कहा यार बिजवासन सीट, ये बिजवासन नाम कहाँ से आया? तो ये बिजवासन मतलब ब्रिजवासी, ब्रिज से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे यादव वोट जो है ना वो 16% है। तो एक बहुत बड़ा गांव है कापस हेड़ा, हाँ,
जो कि यादवों का गांव है। यादवों का गांव है। कापसहेड़ा जो है वो यादवों का गांव है। और थोड़ा चूंकि गांव की बात छिड़ी है तो मैं बता दूं कि कई सारे गांव हैं, जैसे बिजवासन हुआ या फिर महिपालपुर हुआ, बामनौली हुआ, धूल सिरस हुआ, ये तमाम जाटों के गांव हैं। और इस जाटों के गांव में एक गांव जो है वो यादवों का है, कापसहेड़ा, और एक गांव है जो ब्राह्मणों का है। अब उस गांव का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन एक ही गांव है जो कि ब्राह्मणों का है और आम आदमी पार्टी ने ब्राह्मण कैंडिडेट दिया। जी कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो अब आप हम बार बार कह रहे हैं कि ये देहाती सीट है, ग्रामीण सीट है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो जितने भी दिल्ली के अंदर, भारी दिल्ली के अंदर जिन सीटों पर ग्रामीण क्षेत्र का दबदबा है, उसमें सबसे अमीर सीट है। अच्छा, सबसे अमीर सीट है, ये पैसे वालों का इलाका है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ना, यहीं के गांवों की जमीन पर बसा हुआ है। उन गांवों के अंदर है महिपालपुर, रंगपुरी, समालखा, बामनोली, कापसहेड़ा और शाहबाद मोहम्मदपुर। ये हाँ, सारा जो समालखा गांव है वो है ब्राह्मणों का गांव। जी जी। और दिल्ली के अंदर अगर आप कहते हैं ना कि पहाड़गंज के अंदर बहुत ज्यादा गेस्ट हाउस और होटल हैं, आप जरा उस इलाके में चले जाइए जनाब, वहाँ जो एक से एक होटल और एक से एक गेस्ट हाउस हैं, वो दिल्ली में कहीं नहीं मिलेंगे, सुविधाजनक। और दूसरा फार्म हाउस तो है ही, और दूसरा बड़े बड़े वेयर हाउस, बड़े बड़े गोदाम सब वहीं पर ही है। तो इस आप इस हाँ, अभी सुमन का सुमन कुछ ज्यादा भावुक हो रहे हैं और थोड़ा एक्साइटेड है, तो मैं सुमन के पास आऊंगा। सुमन का कार्ड ट्रम्प कार्ड है, जो कि मैं बचा के रखता हूँ आमतौर पर, इसलिए बचा के रखता हूँ क्योंकि उनके जो यहाँ पर कई सारे वो ऐसी चीजें का खुलासा करते हैं जो बहुत धमाकेदार होते हैं। तो पहले मैं बाकी लोगों की राय ले लेता हूँ, क्योंकि एक बार धमाकेदार खुलासा पे आ गया तो फिर उनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। तो जी डॉक्टर साहब, ये भाई सुमन जी तो हमारे ना आक्रमणकारी पत्रकार हैं। इनको तो कंट्रोल करने के लिए हाँ, ये समझ लीजिए आउटर दिल्ली के हमारे वीरेंद्र सहवाग है। हाँ, जी कंटिन्यू करें। हाँ, तो देखिए, जो भी ग्रामीण बहुल इलाके हैं ना, वहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि जातिवाद चलता ही है। यहाँ पे 23% जाट है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सत्यप्रकाश राणा, कैलाश गहलोत और उसके बाद जून, ये जो लोग हैं, ये लोग जो हैं वो जाट डोमिनेटेड सीटों से, वोटों से ही ये जीते हैं। तो यहाँ पे ये जो कास्ट वाला जो फैक्टर है ना, बहुत काम करता है। और मैं मान के चलता हूँ, ये जाटों के बारे में आप कुछ भी बोलते रहिए, लेकिन जनाब ये बहुत सेंसिटिव कौम है। अगर ये ठान लेते हैं ना कि इसको वोट देना है, तो ये भी एक तरफा वोट करते हैं। चलिए, अब इसी का चलते ये होता है कि यहाँ पे जाटों की जो कैंडिडेट हैं उनका ही वर्चस्व हमेशा रहा है। तो अब हम आ जाते हैं, थोड़ा संजय जी आप थोड़ा सांस रखिए, लीजिए। एक लाइन ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि विलेजेस के साथ साथ इसमें दो ऐसे इलाके हैं जो कुछ इलाकों के हैं जिनके जो जुड़े हुए हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे वसंत कुंज हुआ और आपका ये हो गया दूसरा द्वारका कुछ इलाका है। और ये गहलोत जी वसंत कुंज में ही रहते हैं। वसंत कुंज में रहते हैं। मैं आऊंगा, चूंकि गहलोत जी की बात हुई और जो खुजली मची हुई है हाथों में, वो है सुमन से हमारी बात हो रही थी और बहुत सारे उनकी पास जानकारी है। जो शराब घोटाला हुआ दिल्ली का कथित तौर पे, उस शराब घोटाले के लिए जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था, उसमें कैलाश गहलोत शामिल थे। और कैलाश गहलोत एकमात्र ऐसे मंत्री रहे, क्योंकि उसमें दो और थे, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, वो दोनों जेल गए। इवन मुख्यमंत्री उस समय जो थे अरविंद केजरीवाल, वो भी जेल चले गए, लेकिन कैलाश गहलोत बच गए। ये जो बचने की कहानी है, ये क्या इसका कोई बीजेपी लिंक है या क्या लिंक है? और जब ये लिकर पॉलिसी बन रही थी तो उस समय कैलाश गहलोत का क्या कुछ रोल हुआ करता था? देखिए, क्षमा चाहता हूं, मैं एक्साइटेड इसलिए था कि बिजवासन सीट से जो समीकरण है उसमें सारे हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने हमें आपको सब कुछ पूरी जानकारी दे दी। अब जो कैलाश गहलोत वाली कहानी है वो मैं आपको बताऊंगा, और कैलाश गहलोत कैसे बने, मतलब कैसे मंत्री बने, उसकी हम नहीं बात करते हैं। कैलाश गहलोत बीजेपी में कैसे गए, क्यों गए, उसके पीछे की क्या कहानी है, या ईडी से क्यों बचे, ये सिर्फ मैं ही बता सकता हूं। इसलिए मैं बता दूं आपको कि इनके आवास की चर्चा होती थी, आज से नहीं, लगभग 1 साल पहले मैंने खबर चलाई थी कि कैलाश गहलोत बीजेपी आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए गले की फांस बनेंगे।
ये मैंने जब खबर चलाई थी तो हमारे तमाम सारे मित्र जो थे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। भाई ऐसी बात आप क्यों कर सकते हैं, वो एक मंत्री है। मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, सूत्र हमें बताते कि हमारे मीडिया में सूत्र तो बहुत सारी चीजें चलती थी। इनके सरकारी आवास का इस्तेमाल किया गया था शराब की पॉलिसी बनाने के लिए। कई सारे सीनियर, ऐसा कहा जाता है, मैं सीरियसली नहीं कह रहा हूं, हाँ। मैं बिल्कुल ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि इनका जो ये धनाढ्य हैं, इनके पास पैसे की कमी नहीं है, ये बहुत ज्यादा रिश्वतखोरी में यकीन नहीं रखते, इनको इधर उधर की बातों से बहुत ज्यादा यकीन नहीं, क्योंकि एक लॉयर भी हैं और वैसे गांव से, वैसे परिवार से बिलोंग करते हैं जिनकी प्रॉपर्टी तकरीबन 100-150 करोड़ के आसपास है। हाँ। ये तो रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको पैसे से कोई लेना देना था, आम आदमी पार्टी को फंड चाहिए था। और ये कहा जाता है कि इनके घर को, सरकारी आवास जो सिविल लाइंस में है, वहां उनके सरकारी आवास को ही एक कार्यालय के तौर पे इस्तेमाल किया गया था पॉलिसी बनाने के लिए। जहां से भी बाहर से कोई भी कंपनी वाले आए तो सबसे पहले वहीं रुकता था और वहीं से सीएम हाउस से सारी चीजें रणनीति बन के वहां तक पहुंचती थी और तमाम सारी कहानियां। वहीं से परेशानी शुरू हुई थी कैलाश गहलोत को। उन्होंने कहा कि मेरे आवास को क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल ने उनसे यह कहा कि आपको जो कहा जा रहा है वो करिए, क्योंकि पार्टी को फंड चाहिए और पार्टी अपने तरीके से काम कर रही है। और उस वक्त कहानी ये भी है कि उस वक्त के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो भी तो शामिल थे, अनिल बैजल साहब। अब मैं आपको कहानी इसलिए बता दूं आपको कि उसमें खुद कैलाश गहलोत तो रहते नहीं थे, तमाम सारी रणनीति बनी, सब कुछ हुआ। तो ये बात तो फिर हो गई ना, अगर आप कह रहे हैं कि अनिल बैजल भी शामिल थे, तो अनिल बैजल तो केंद्र सरकार के नुमाइंदे थे। Yes. अगर केंद्र सरकार में बीजेपी है तो बीजेपी का भी जो ये आरोप लगातार आम आदमी पार्टी लगाती रही है कि ये जो पॉलिसी बनाने में अगर आप अरविंद केजरीवाल पर उंगली उठा रहे हैं, मनीष सिसोदिया पर उंगली उठा रहे हैं, तो अनिल बैजल कैसे बच गए? ये एक बहुत पुख्ता बात है। और अगर ऐसा है कि अनिल बैजल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें बीजेपी सरकार का भी तो नाम आता है। बिल्कुल सही बात आपने कही और मैं उस पीछे नहीं जाऊंगा, नहीं तो आप जानते हैं धमाका हो जाएगा। आप जानते हैं कि वो कहानी नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और गृह मंत्रालय से लेकर तमाम सारे, पहले का समीकरण आम आदमी पार्टी के साथ अलग रही है बीजेपी की। पहले बीजेपी आम आदमी पार्टी के जरिए कांग्रेस को बर्बाद करना चाहती थी। हम आप बहुत अच्छी तरह पत्रकार हैं तो इस बात को हम कह सकते हैं, और दिल्ली में वजूद उसने दिखा भी दिया, पंजाब में भी दिखाया, कांग्रेस को बर्बाद करने में सारी चीजें कहानी बनी। तो वो एक अलग समीकरण है, किसी दिन उसमें बहस करिएगा तो बहुत अच्छी बहस होगी। अनिल बैजल एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ थे, चीफ सेक्रेटरी यहाँ जो थे वो थे, वो स्टेट चीफ सेक्रेटरी शायद विजय देव साहब थे जी। यहाँ कमिश्नर को सस्पेंड कर दिया जाता है, 9 ऑफिसर सस्पेंड कर दिए जाते हैं, वो यहाँ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बने हुए हैं। एलजी साहब पे आज जब सवाल खड़े किए गए हैं, उन सवालों का जवाब हमारे आपके पास, मैं आपको इसलिए बता दूं कि एक ही नोटिस से वो बचे, बावजूद इसके सीबीआई ने उनसे भी पूछताछ की थी। इसलिए मुझे जानकारी है क्योंकि गृह मंत्रालय में एक फाइल गई थी और उसमें पूछा गया था कि हम सीएम से भी जांच करेंगे, एक्स जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उनसे भी जांच करेंगे, क्योंकि वो प्रोटोकॉल है, उनसे परमिशन की जरूरत पड़ती है। और मुझे याद है कि मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी और इन्फॉर्मेशन ली थी, उसमें भी उनसे भी पूछताछ हुई थी। तो इसलिए कैलाश गहलोत गए क्यों? अब आ जाइए, अब कैलाश गहलोत मुद्दे की बात पे हाँ, जल्दी आइए। कैलाश गहलोत इसलिए गए कि कैलाश गहलोत जैसे मनीष सिसोदिया जेल गए, कैलाश गहलोत को नंबर 2 की जिम्मेदारी दी गई, नंबर 2 की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन वो डर इस बात से गए थे कि भैया इसमें घोटाले में मैं तो हूं नहीं, मैंने कुछ लिया नहीं, जो भी कुछ हुआ पार्टी ने किया। उसमें क्या था, विजय नायर, उसमें कौन थे, सत्यन जैन तो अंदर थे, उसमें कौन थे, बड़े बड़े लोग थे। नंबर 2 पोजीशन पे सीएम के से ज्यादा पावरफुल कोई व्यक्ति होता था, वो सब कुछ चलाता था। तो वहां वो पीछे पीछे धीरे हटने लगे, और क्योंकि ईडी ने उनको बुला लिया था, तो ईडी में जाने के बाद तमाम सारी चीजें वो उनके सामने आ चुकी थी, और वो इस बात को जानने लगे थे कि धीरे धीरे मेरा कद जो है वो कम होगा। और एक और बड़ी घटना आपको बता दें, 24 घंटे के अंदर ही उनसे मंत्रालय छीन लिया गया था। आप भूलिए मत कुणाल भाई, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय 24 घंटे के अंदर, मैं गवाह हूं, मैं ऑफिसर का नाम नहीं लूंगा, 24 घंटे के अंदर उनसे मंत्रालय छीन लिया गया था। क्यों छीन लिया गया था? किसी ऐड की बात हुई थी और यहां से चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि ये ऐड तो चलेगा नहीं। वहां के जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि हम करके मैनेज करके देखते हैं। एलजी ने मना कर दिया, उन्होंने फाइल पे साइन करने से मना कर दिया। नंबर 2 जो थे वो बार बार उनको फोन करते रहे, और उन्होंने नंबर 2 मैं नाम नहीं लूंगा, वो पूरे सत्ता, दिल्ली की सत्ता अगर किसी ने चलाया तो दूसरे जो केजरीवाल थे उन्होंने ही चलाया है।
और उनका जब उन्होंने फोन नहीं उठाया तो 24 घंटे के अंदर उनसे डीआईपी छीन लिया गया और आतिशी को दे दिया अच्छा, गया। तो इसीलिए कैलाश गहलोत फंसने के चक्कर में नहीं गया। चलिए, ये तो बात हुई। फिर और कई बातें धमाकेदार- बताएंगे आपको, आपके पास बहुत धीरे सारी धीरे चीजें। आएंगे, हाँ, बहुत सारी चीजें हैं आपके पास। आपके पिटारे में बहुत सारी कहानियां रहती हैं। डॉक्टर रामेश्वर दयाल के पास अलग किस्म की कहानियां हैं, सुमन के पास अलग किस्म की कहानियां हैं, और हमारे दोनों जो संजय जी हैं उनके पास जो तजुर्बे के साथ जो कहानियां हैं वो अलग किस्म की हैं। तो हमारा एक पूरा जो मेन्यू कार्ड है ना, जो हमारा मेन्यू है, वो इतने अलग अलग तरीके का है। कुछ खट्टा है, कुछ मीठा है, कुछ नमकीन है, तो हर तरीके की बात वहां से निकल करके आती है। अब बात ये होती है कि अब जो मुकाबला है वो मुकाबला है कैलाश गहलोत का और कर्नल देवेंद्र सहरावत का। आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी, मैंने पूछा कि क्या समीकरण बन रहे हैं। एक जाट, जो जाटों का वोट है, क्योंकि जाट वोट बहुत निर्णायक होंगे, वो किधर जा रहा है। तो कुछ लोगों का कहना था कि कैलाश गहलोत से वो निराश हैं, कैलाश गहलोत को मुश्किल आ रही है, क्योंकि एक तो वो उस इलाके से, घर जरूर है उनका वसंत कुंज में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव नहीं रहे हैं। और दूसरी बात कि सत्यप्रकाश राणा, जो कि लगातार वहाँ से बहुत मजबूत रहे बीजेपी में, 3 बार वो विधायक भी रहे और चौथी बार बहुत कम अंतर से पिछली बार चुनाव हारे, उनको टिकट काटना एक कहीं ना कहीं गले से नहीं उतर रहा है सत्यप्रकाश राणा का। तो सत्यप्रकाश राणा की भूमिका क्या कुछ होती है ऐसे में? जो सबसे बड़ा जाटों का गांव है वो है महिपालपुर गांव। महिपालपुर गांव में लगभग 25 से 30 हजार वोटर हैं एक गांव में। अगर हम कहें आमतौर पर तो एक गांव में 5-6 हजार वोट होते हैं, लेकिन अकेले महिपालपुर गांव इतना बड़ा गांव है जहां 25 से हजार के आसपास वोटर हैं। और उस गांव से आते हैं कर्नल देवेंद्र सहरावत। तो क्या कर्नल देवेंद्र सहरावत, क्या एक गांव जो कि 25-30 हजार का गांव है, जाट है, सत्यप्रकाश राणा क्या देवेंद्र सहरावत की मदद कर सकते हैं? क्योंकि देवेंद्र सहरावत पहले वहां से विधायक रह चुके हैं। 2015 से लेकर 2020 के बीच में देवेंद्र सहरावत ही वहां से विधायक थे। जी, एक लाइन ऐड करना चाहूंगा। कर्नल देवेंद्र सहरावत जी एकमात्र कैंडिडेट है जिन्होंने ये सीट जब जीती वो 20,000 के ऊपर के मार्जिन से जीती। बाकी जब ये सीट का फैसला हुआ बहुत कम मार्जिन से हुआ है। बिल्कुल। तो देवेंद्र सहरावत की अपनी पहचान है। देवेंद्र सहरावत आम आदमी पार्टी के टिकट पर 2014 में दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा चुनाव भी लड़े हुए और वहां पर भी वो दूसरे नंबर पर आए थे। तो देवेंद्र सहरावत हैं, लेकिन देवेंद्र सहरावत का एंगल जो है, ये आपको लगता है क्या कि ये जो गांव की राजनीति है और उस गांव में सबसे बड़ा जो गांव है कॉन्स्टिट्यूंसी का, उससे देवेंद्र सहरावत आते हैं, और एक जो बिजवासन गांव के रहने वाले हैं सत्यप्रकाश राणा, उनका टिकट कटा है, तो उनकी नाराजगी तो जाहिर सी बातें होगी। अगर किसी तरीके से टैक्टिकल समझौता हो जाता है कैप्टन सहरावत में और सत्यप्रकाश राणा में, तो ये सीट बाकी दोनों पार्टियों के लिए एक बड़ी वाटरलू साबित हो सकती है। देखिए, दिल्ली की ये उन गिनी चुनी सीटों में से एक है जहाँ पे जातीय समीकरण के आधार के ऊपर हार जीत का फैसला होता है। ये हमें पता लग गया कि 23% यहाँ पे जाट है, 16% यहाँ पे यादव है और 10% यहाँ पे ब्राह्मण है। तो जीत की संभावना जो बनती है वो दोनों जो जाट नेता हैं, जो जाट कैंडिडेट हैं, उनके बीच में मुझे लग रही है। अब आपने महिपालपुर वाली सीट की बात करी कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा वोटर है और एक फैक्टर जो सत्यप्रकाश राणा वाला वो भी काम कर रहा है। लेकिन मेरा मानना ये है, मैं सत्यप्रकाश राणा को जानता हूँ, सत्यप्रकाश राणा के अंदर वो बीजेपी के बहुत कोमल नेता हैं। मुझे लगता है आखिरी वक्त के ऊपर शायद वो शांत हो जाएंगे, गुस्सा उनमें है, ये सीधी सी बात है। लेकिन कर्नल सहरावत भी का भी जलवा वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहा है, तभी तो हुआ कि वो लोकसभा के अंदर वो सेकंड नंबर पे आए। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ जातीय समीकरण पूरे तौर पे काम करेगा और जाट और यादव अगर एक हो गए, उन्होंने एक हो गए किसी को वोट दिया तो वो जीत सकता है। लेकिन सुनो, हरियाणा आपके सामने है। हाँ, लेकिन ये है कि सत्यप्रकाश राणा अगर कूल हो गए, और होने की संभावना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सत्यप्रकाश राणा बहुत को रिवोल्ट करने वाले नेता है, वो बहुत सब्र वाले नेता है और वो इसी के चलते वो 3 बार जीते, 1 बार हारे, मतलब 4 बार बीजेपी ने उनको सम्मान दिया। तो मुझे लगता है कि जो मुकाबला होगा वो जातीय समीकरण के आधार पर ही होगा। जी, जातीय समीकरण के थोड़ा आधार पर माइक को आप ऊपर रखें। हाँ जी, जातीय समीकरण के आधार पर ही मुकाबला होना है।
अच्छा, इसमें एक बड़ी रोचक बात जो है, जो मेरे दिमाग में इस समय चल रही थी, और वो ये है कि सत्यप्रकाश राणा अकेले बागी नहीं है। सत्यप्रकाश राणा को हो सकता है कि बीजेपी मना ले, लेकिन कई सारी पंचायत हुई है जो कैलाश गहलोत को टिकट देने के खिलाफ, और वहां पर जो पंचायत की बात होती है, क्योंकि अभी एक और पंचायत हुई मेहरौली, जो कि बिल्कुल साथ लगी सीट है, जब हम मेहरौली की चर्चा करेंगे तब भी वहां पर आएंगे। वहां पर नाथ संप्रदाय से बाबा बालकनाथ को निर्दलीय खड़ा किया है जाटों ने। वहां पर भी जाट कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया था बीजेपी ने, और वहां पर भी जाटों ने बगावत की है, और जो पंचायत हुई उसके बाद बाबा बालकनाथ को वहां पर निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा किया गया है, और जो सुनने में आ रहा है कि वहां पर उनकी अच्छी खासी उनका प्रभाव है और जीतने की हालत में वो आ सकते हैं। तो वो तो खैर महरौली सीट में। बात करें कि नजफगढ़ सीट में नीलम कृष्ण पहलवान को बीजेपी ने टिकट दिया है, और वहां पर वो बीजेपी अभी मजबूत नजर आ रही है। तो जब मैं बात कर रहा हूं कि जाटों का रुझान तो है बीजेपी की तरफ, लेकिन कई सारी सीटों पर बीजेपी ने जो टिकट वितरण में गड़बड़ी की है, उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। उसको ऐसे मत देखिए। हरियाणा चुनाव भूल गए क्या आप? नहीं, हरियाणा चलो मत भूलिए ना। लेकिन हरियाणा चुनाव में, लेकिन हाँ, हरियाणा और दिल्ली के जाट जो हैं, उनका वोटिंग पैटर्न जो है वो चेंज अलग है, रहता है, हाँ, वो अलग रहता है। लेकिन हरियाणा से सटा हुआ है। हरियाणा में कांग्रेस को जाट वोट करते हैं, हाँ, लेकिन दिल्ली में यहाँ तो आप सीधे सीधे उनको वोट कर रहे थे, आम आदमी पार्टी को। बीजेपी में वोट करते हैं। नहीं, उनके साथ क्या है, एक जाटों का जो है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा करना चाहूंगा, जाटों का एक जो वोटिंग पैटर्न देखा गया है कि वो अपना नेता तलाशते हैं। अगर कोई बड़ा नेता दिल्ली में उनकी बात सुनने वाला है, वो उधर ही जाते हैं। जैसे जब प्रवेश माफ कीजिएगा साहिब सिंह वर्मा थे, तो साहिब सिंह वर्मा किसके के साथ जुड़े, सज्जन कुमार के साथ जुड़े। और अगर कोई, जैसे कि आम आदमी पार्टी में अब कोई बड़ा नेता जाट समुदाय से बचा नहीं है कैलाश गहलोत के जाने के बाद, इसीलिए आज लग रहा है कि जैसे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को प्रोजेक्ट किया आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के खिलाफ, हाँ, और कैलाश गहलोत को ले गए, तो ये जो बड़े नेता हैं, जिधर बड़ा नेता जाएगा उधर उनका रुझान होता है। लेकिन ये जो टिकट वितरण में गड़बड़ी है, ये मुश्किल पैदा कर सकती है बीजेपी के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी पे। कुणाल, बड़ी रणनीतिक तौर पे इसको ये फैसला बीजेपी ने ली है, इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि उधर तो हरियाणा से सटा हुआ है ही। एक समीकरण है वाकई में, जो यहाँ के नेता या यहाँ के जो बड़े नेता हैं उनके साथ यहाँ के वोटर जाते हैं। बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी बात आपने कही, और यही सारी चीजें दिल्ली में देखने को मिली है। इस बार कुछ समीकरण ऐसे बने हैं, अभी पूर्वांचल को नकारिए वहां मत, और दिल्ली के गांव की दशा मैं कई हिस्से में जा चुका हूं। आज मतलब फिर मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं आपको, दिल्ली की दुर्दशा हमारे आपके आंखों के सामने है। आज सड़कों की हालत आप देख ही रहे हैं, डेवलपमेंट के काम आप देख ही रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, आपका हॉस्पिटल की क्या हालत है वो पता ही है आपको। दिल्ली के गांव की हालत इसलिए कि अभी हम जो जिस हिस्से की बात कर रहे हैं, वहां के डीएम को सस्पेंड कर दिया जाता है। वहां जाने के लिए करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, ऑफिसर्स जाते हैं, करोड़ रुपए खर्च करके जाते हैं, कि वहां के प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक नई दिल्ली नई शक्ल में वहां पेश होने वाली है। अभी भी दिल्ली में तकरीबन 150 से 200 गांव हैं कुणाल, मैं जिस हिस्से में अभी भी खेती की जाती है, नहीं, वहां के हिस्सों का वहां के हिस्सों की हालत जाकर देखिए। वहां कौन से बड़े हॉस्पिटल्स बन गए, वहां के डेवलपमेंट के लिए कौन सा बड़ा काम हो गया। वहां डीडीए को काम करना है, पॉलिसी चंक जो है वो फंसा पड़ा है। लेकिन तो वो तो केंद्र सरकार के अंदर डीडीए आती है। अब स्टेट, तो ये नाराजगी तो बीजेपी के साथ होनी चाहिए। मैं आपको वही तो कह रहा हूँ जी, यहाँ क्योंकि जब तक स्टेट आपके सपोर्ट में नहीं है, केंद्र सरकार से फाइलें चलती है, डीडीए से फाइलें चलती है, वो जाके एमसीडी में स्टक हो जाती है, वो फाइल वहां तक पहुंच नहीं पाती है। और नसराज कॉलोनी की हालत क्यों इतनी बदतर हालत हो गई। अच्छा, एक बार आप सुनिए, मैं संजय झा जी को इसलिए जोड़ूंगा क्योंकि ये ग्रामीण इलाके में रहते हैं। एक और सुन लीजिए। तीसरी बार जब शीला दीक्षित आई थी तो उस वक्त क्यों आई थी? संजय जी बड़े सबसे चुप है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। आप ग्रामीण इलाकों को अच्छी तरीके से समझते होंगे, क्योंकि आपका भी इलाका वही है जहां पर बिजवासन से सटा हुआ इलाका है। क्या आपको लगता है कि क्या वाकई जो ग्रामीण इलाके हैं, जो ये दुर्दशा की बात कर रहे हैं, उस दुर्दशा में तो डीडीए का भी हाथ है, जो कि केंद्र के अंदर में आता है, बाकी दिल्ली सरकार के अंदर में आता है। तो ये जो नाराजगी है तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों से होनी चाहिए। आप बिल्कुल सही हैं। ये जो ग्रामीण क्षेत्रों की दुर्दशा है, इसका अकेला भार सिर्फ आम आदमी पार्टी पर नहीं दिया जा सकता है। और इन क्षेत्रों में रोड, बिजली, सड़कों की स्थिति बेहद खराब है। अभी तक वहां पे करोड़ों खर्च होके भी सड़कें बनती ही नहीं है। ये अलग विषय है। मैं बिजवासन पे सीधे आ जाता हूँ। हाँ। बिजवासन
गांवों का एरिया है, डोमिनेंस जाटों का है, यादवों का है, पूर्वांचली भी काफ़ी हैं। मेरा मानना है कि सतपाल राणा अभी फैक्टर बन रहे हैं जो पूर्व विधायक हैं, और पंचायत होगी, 15 दिन बचे हैं। ये सारा खेल पंचायतों के मैनेजमेंट पे डिपेंड करेगा। जो भी गांव की पंचायत को हफ्ते 10 दिन में मैनेज करेगा, जाटों का झुकाव किसी अच्छे फेस की तरफ हो सकता है, उसका लाभ कैलाश गहलोत को मिल सकता है। तो ये एक बड़ी बात है क्या कि जो पंचायत है, पंचायत और जाट डोमिनेशन, ये जो जाट डोमिनेशन, जाट पॉपुलेशन में अगर कम भी रहते हैं, मैंने कई सारे इलाकों में देखा, हरियाणा में भी मैं घूमा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी घूमा, अगर वो 18-20% भी है तो ऐसा लगता है कि ये पूरा जाट बहुल क्षेत्र है, तो उनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। गांव में उनकी संख्या बेशक कम भी हो, लेकिन बाकी जो वहां पर उस गांव में रहने वाली आबादी है या बाकी जो वर्ग हैं या आप कहिए जातियां हैं, उन पर भी उनका जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा होता है। ऐसा है क्या? हरियाणा उल्टा पड़ गया। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा है। तो पोलराइजेशन और काउंटर पोलराइजेशन भी होता है, काउंटर पोलराइजेशन भी होता है। देखिए यहाँ पे देखिए जाट कितनी समझदार कौम है, मैं बताता हूँ। समझदार तो कह रहे ही, वो शौर्य वीर भी हैं और वो समझदार। बहुत सारे लोग नहीं सहमत होंगे आपकी बात से। ठीक है, वो एक अलग ट्रेंड है, लेकिन दिल्ली में जो हमारे जाट मित्र हैं और जो जाट अफसर हैं, हम उनको देख चुके हैं कि बहुत इंटेलिजेंट हैं। उसका एग्जाम्पल है कि मैं छोटा सा आपको ये भी बता देता हूँ। जो ये बिजवासन सीट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे अनऑथराइज कॉलोनी ना के बराबर है। गांव यहाँ ठीक ठाक है, अनऑथराइज कॉलोनी कम है। मैं ना के बराबर नहीं कह रहा, कम है। जो और जगहों की इलाका है, जो और जगहों में जो हालात हैं वो क्यों है? यहाँ के जो गाँव वाले थे, गाँव वालों ने, सीधी सी बात है, 23% तो जाट है। उन्होंने क्या किया कि अपनी जो खेती योग्य भूमि थी उसमें अनऑथराइज कॉलोनी ज़्यादा नहीं बसाई। वो उनको दूर की कौड़ी थी, वो उनको समझ में आ रहा था कि बगल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, तो उन्होंने वहाँ पे वेयर हाउस और उन्होंने वहाँ पे हॉस्पिटल्स और उन्होंने वहाँ पे गोदाम ज़्यादा खोले। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? चूँकि वो खेती योग्य भूमि है तो वहाँ पे जो सरकारी लाभ है उनको ज़्यादा मिलते हैं, वो कमर्शलाइजेशन नहीं है। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जो आप बता रहे थे कि जाट जो कम होते हैं लेकिन वो फिर भी डोमिनेट कर जाते हैं, तो यहाँ पे तो जाट सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे तो वो डोमिनेट करेंगे ही। और फिर बार बार वही सवाल आ रहा है तो ऐसा क्यों हुआ? तो फिर जाट डोमिनेटेड सीट में अगर आम आदमी पार्टी ने एक ब्राह्मण कैंडिडेट देने का हुआ और आप कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण सीटों पर जातीय समीकरण तो काम करते हैं, तो ये जो ब्राह्मण 10% वाला है, क्या ये जो काउंटर जाट पोलराइजेशन है उस पर फोकस करना चाह रही है आम आदमी पार्टी? बिल्कुल ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक, ये भी इसकी बात की भी संभावना है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो सुरेंद्र भारद्वाज को टिकट दिया है वो इसलिए दिया है कि यहाँ पे 10% जो है वो ब्राह्मण है। दूसरे यहाँ पे जो कम, ना तो नहीं, जो कम अनऑथराइज कॉलोनी है, जहाँ पे आम आदमी पार्टी मानती है कि वो हमारा वोटर है, अगर वो मिल जाए और ब्राह्मण वोट मिल जाए, प्लस ये जाट वोटर जो है वो विभाजन हो जाए कांग्रेस के अंदर और आम आदमी पार्टी के अंदर, तो आम आदमी पार्टी को लगता है कि वो ये सीट जीत सकती है। तो ये जो है, आपने भी बात की काउंटर पोलराइजेशन की, तो ये अब हम सीधा अब अंत पे आते हैं और जो हम 1, 2, 3 करते हैं, ये सुरेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के, कैलाश गहलोत बीजेपी के और कर्नल देवेंद्र सहरावत कांग्रेस के। क्या लगता है कि अभी आज की तारीख में अगर हम देखें तो समीकरण क्या बन रहे हैं? नंबर 1, 2, 3। कुणाल, कर्नल सहरावत के बारे में सिर्फ आप ही बोले, हम लोग बोल नहीं पाए थे क्योंकि वो हिस्सा अभी भी ऐसे कई हिस्से ऐसे हैं, गांव हैं जो कांग्रेस का बहुत बड़ा वोट बैंक रहा है। तो फिलहाल हम जब चलेंगे तो वो जो समीकरण, क्योंकि आप काउंटर पोलराइजेशन की बात आपने कही है, तो हरियाणा में हमने देख लिया कि सब कुछ हो गया और वो एक जगह जहां जाट गए सब पीछे हट गए, और उसके बाद यादव दूसरी तरफ, और बीजेपी वहां 7-8 सीटों से आम आदमी पार्टी की वजह से जीत के सरकार वहां बनाती है। तो यहां भी ये कहा जाए कि अभी कैलाश गहलोत को खारिज मत कीजिए। कैलाश गहलोत एक बड़ा नाम, एक बड़ी चीज, एक बड़ी बात और समाज में अभी वजूद है। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी में उनको नहीं हटाने के पीछे 1.5 साल से वो काम नहीं कर रहे थे। मैं आपको बार बार कह रहा था, वो 1.5 साल से फाइलों पे साइन नहीं करते थे, मंत्रालय आते नहीं थे, वो देखते भी नहीं थे। यहाँ लोग जो जितने चिल्लाते रहते थे, वो अपने मिजाज के आदमी थे। वो नंबर 2 की बात ही नहीं सुनते, सीधे कहते केजरीवाल से हम बात करेंगे भैया, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। तो ऐसे मिजाज के लोग, उनको उनके क्षेत्र के हिस्से के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं।
इसलिए ये मत कहिए कि मतलब पूरी तरह से उसे खारिज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ हाँ, आम आदमी पार्टी को एज है ब्राह्मण का वोट और एंटी जाट वोट उनको अगर मिल जाए तो ये समझ में आती है। नंबर 1 पे अब कैलाश गहलोत को लेकर चलना पड़ेगा आपको कि उनके वजूद हैं और वहाँ उस हिस्से में अपने समाज के जो मुअज्जिज लोग हैं उसको वो समाज मानता है। इसलिए दिल्ली के पहले के समीकरण हम लोग बहुत अच्छी तरह जान रहे हैं। तो नंबर 1 उन्हीं को लेकर चलिए, फिर दूसरे में ब्राह्मण समाज के भारद्वाज को लेकर आइए और तीसरे पोजीशन पे नहीं, अब तीसरे पोजीशन की हो सकता है तीसरा पोजीशन जिसको हम कह रहे हैं समीकरण वो बना। अभी बाहरी दिल्ली का समीकरण बदलना शुरू हो गया है। सिर्फ 4, 5, 7, 8 दिनों से चर्चा हो रही है। बाहरी दिल्ली को समीकरण बदलना शुरू हो गया है, वो आम आदमी पार्टी के लिए नुकसानदायक। संजय झा जी। संजय सर, नेक एंड नेक बैटल होगा, ये तो सारे 70 सीट पे होना है। यहाँ भी अभी कैलाश गहलोत कमजोर हैं और आम आदमी पार्टी के चेहरे से उन्हें भारी टक्कर मिल रही है, कड़ी टक्कर मिल रही है। लेकिन 15 दिनों के समय में कैलाश गहलोत में सुधार आना संभव हो सकता है। इसलिए मैं संभावना के तौर पर कैलाश गहलोत को नंबर 1 पे रखता हूं और आम आदमी पार्टी को नंबर 2, कांग्रेस कैंडिडेट को नंबर 3 पे रखता हूं, क्योंकि समीकरण कई बार तेजी से बदलेंगे। भाजपा भी एग्रेसिव होगी, आम आदमी पार्टी भी, और कैलाश गहलोत को चेहरे और भाजपा के संगठन का फायदा आखिर तक मिल सकता है। संजय जी, संजय काउसा जी, कैलाश गहलोत जी मुख्यमंत्री के बहुत क्लोज रह चुके हैं। जो 3 बड़ी चीजें उन्होंने दिल्ली के लिए की हैं, एक तो महिलाओं की जब फ्री बस राइड्स थी उस समय कैलाश गहलोत जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना जो लाए, वो तो सब केजरीवाल के नाम चला जाता है। कैलाश गहलोत के नाम पर कुछ थोड़ी केवल है। इंस्ट्रूमेंट। देखिए, आपके सामने जो आदमी होता है, जैसे आपकी रोड खराब है तो आप जो आपके जो एमसीडी का वो होता है उसको गाली देते हो, या एमएलए होता है उसको गाली देते हो। आप एलजी ने फाइल रोकी, उसको एलजी के उसको आम आदमी को एलजी या केजरीवाल की लड़ाई से किसको देख रहे हैं? ये मुझे लगता है कि अभी बोलना कठिन है, लेकिन कैलाश गहलोत जो है एक स्ट्रांग कंटेंडर इस सीट को जीतने के लिए। डॉक्टर साहब, देखिए, जाट वोटों की एक विशेषता और भी है। मेरा मानना है, मेरा अनुमान है और मेरा मानना भी है कि जहाँ पे सरकार बनने वाली होती है या जिस पार्टी का वर्चस्व ऊपर की ओर जाता है, जाट वोट वहीं पे शिफ्ट हो जाता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर जाट वोट एक मुश्त रहा तो बीजेपी की यहाँ संभावना मुझे बलवती दिख रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो कर्नल सहरावत जो हैं कांग्रेस वाले, उनकी छवि वहाँ पे बहुत शानदार है, उनकी इमेज वहाँ बहुत अच्छी है और उन्होंने उस वक्त काम बहुत ज़्यादा किए थे और करने का प्रयास भी किया था। तो यहाँ पे जो टक्कर है मेन, वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। अगर जाट वोट बट गया, बाय द वे सहरावत जी और बीजेपी के बीच में बट गया, तो जो मैंने आपको बताया पहले भी कि 10% ब्राह्मण वोट और अनऑथराइज के जो परमानेंट सो कॉल्ड परमानेंट भी आम आदमी पार्टी के वोटर हैं उस तरफ चले गए, तो फिर मामला त्रिकोणीय हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इसके बारे में बताने के लिए। लेकिन जो मेरी राय है, मैं भी अपनी राय दे दूं इस बारे में। मुझे लगता है कि आज की तारीख में ये बेहद क्लोज कंटेस्ट है और ये कुछ सीटों में से एक है जहां पर मैं नंबर 1, 2, 3 नहीं दे सकता हूं। कोई भी तीनों में एक नंबर पर आ सकता है। ये आज बिल्कुल ओपन सीट है, ऐसी ओपन सीट है कि कोई भी नंबर 1 पर आ सकता है और इसकी संभावना मैं इनकार नहीं कर सकता हूं कि अगर माहौल बदला, जैसा पंचायतों के जरिए भी होता है ग्रामीण सीटों पर, तो उसमें अगर जिसके पक्ष में पंचायतों की बात गई वो नंबर 1 पर आएगा। तो ये अभी कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी कि इसमें आज की तारीख में कौन नंबर 1 पर है, क्योंकि तीनों आम आदमी पार्टी में तीनों कैंडिडेट रह चुके हैं, आम आदमी पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। पहले हम कहते थे कि कई सारी सीट ऐसी हैं जहां तीनों कांग्रेसी उम्मीदवार हैं, वो बीजेपी में भी है, वो आम आदमी पार्टी में भी है। लेकिन ये सीट इस तरीके से अलग है कि यहाँ तीनों पहले आम आदमी पार्टी में रह चुके हैं, इसीलिए तीनों को एक दूसरे की बात पता है और ये निर्णायक सीट होगी। और ये मैं कुछ हद तक बता सकता हूं कि ये सीट जिस तरफ जाएगी वो इस पूरे चुनाव की दिशा भी तय कर देगा। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये बाहरी दिल्ली का ऐसी सीट है जो पूरे बाहरी दिल्ली की दिशा तय करेगा, ये भी आप इस बारे में समझ लें। तो आज बिजवासन सीट के
चर्चा में इतना ही। हमारे तमाम दिग्गजों का बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हमारी किस्से कहानियां और हमारी बातों को सुनने में। इसमें कई सारी हम कोशिश करते हैं कि ऐसी बातों को शामिल किया जाए जो आज से पहले कहीं पर नहीं बोली गई हैं। तो ऐसी बात, ऐसी किस्से कहानियों को लेकर हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।